नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वोटिंग का काम पूरा हो गया है। मतदान के बाद, मतगणना के पहले, ये जो बीच का समय होता है, ये उस तरह की सरगर्मियों पर बात करने का होता है, जिसके लिए एक ग्राउंड देने का काम एग्जिट पोल करते हैं। एग्जिट पोल यानी जो लोग वोट देकर निकले, उनमें से कुछ लोगों को चिन्हित करके छोटा सैंपल साइज ले करके एक कयास लगाया जाता है कि एग्जिट करके जो लोग वोट दे करके एग्जिट हो रहे हैं उनका उनका मन क्या है, उनका रुझान क्या है। और उसको लेकर के पूरा एक गणितीय जोड़ घटाव के बाद एक कयास लगाकर बताया जाता है कि किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है। और एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं और आज हम ये देखने समझने की बात करेंगे कि वो जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं वो क्या कहानी कह रहे हैं, किसकी तरफ वो सारा मामला जा रहा है और उसके जरिए वो ये पूरा खेल कहां पर जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसे देखने और समझने की बात करेंगे। असल में एग्जिट पोल का पूरा जो खेल है, इसको लेकर के कई तरह के सवाल भी उठते रहे, कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहे हैं कि एग्जिट पोल में क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे वो काम करते हैं, उसमें सवाल हैं, लेकिन उस पर हम नहीं जा रहे। हम एक औसत पहले मैं सिलसिलेवार चूँकि विस्तार में आप बात कर चुके हैं, आप इस चैनल पर भी देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक संक्षेप में उसका एक सारांश आपके सामने रख रहा हूँ। अब सबसे पहले मिजोरम की बात करेंगे तो आज तक एक्सिस माई इंडिया का सर्वे, वहां के एक लोकल दो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एमएनएफ और जेडपीएम। इन दोनों के बीच लड़ाई है, इन दोनों के बीच एक तालमेल होता है। कांग्रेस बीजेपी वहां थोड़े किनारे के खिलाड़ी हैं, उनमें बीजेपी तो ज्यादा किनारे है क्योंकि अधिकांश जो सर्वे एग्जिट पोल के आ रहे हैं उसमें 0 से 2 सीटें वो दे रहे हैं। मतलब 2 के ऊपर तो कोई नहीं देने की ज़रूरत कर पाया है, लेकिन 2 ही सीटें हैं, इसका मतलब 0 भी आ सकती है बीजेपी की। कांग्रेस लंबे समय से यहाँ सक्रिय रही है। आज तक एबीपी, सी वोटर, जन की बात, ये सारे लोग कांग्रेस को 2 से 8 सीटों के बीच में दे रहे हैं। बीजेपी को ये सारे लोग 0 के आसपास और या 1 या 2 सीट दे रहे हैं। एमएनएफ जो है वो उसको सबसे कम सीट आज तक दे रहा है। आज तक एक्सिस माई इंडिया कह रहा है कि जेडपीएम की सरकार बनेगी क्योंकि 40 सीटें मिजोरम में हैं, जिसमें से 21 पर बहुमत होगा और जेडपीएम को वो 28 से 35 सीटें दे रहे हैं। एबीपी सी वोटर कह रहा है कि 15 से 21 सीटें एमएनएफ को जाएंगी, 12 से 18 सीटों पर जेडपीएम सिमट जाएगा। इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक मैट्रिक्स और रिपब्लिक पी मार्क, इन सब के अगर आंकड़े की बात करें तो लगभग 14 से 18 या 20 के बीच में एमएनएफ को सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को सारे लोग 5, 7, 8, 9, 10 इतनी सीटें देने को अपने एग्जिट पोल में दे रहे हैं और जेडपीएम को लगभग 15 से 20 के बीच में आंकड़ा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है एग्जिट पोल के जरिए। अब अगर हम बात करें तेलंगाना की, इन दो राज्यों पर पहले बात कर लेते हैं। तेलंगाना पर एबीपी सी वोटर, तेलंगाना का पूरा समीकरण आप जानते होंगे, आप इतने समय से उसको देख रहे हैं। तो बीआरएस यानी जो भारत राष्ट्र पार्टी है, इसका बीआरएस का जो केसीआर हैं वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार है। तेलंगाना बनने के बाद से अपने क्षेत्रीय इलाके में बीआरएस ने एक अच्छी पकड़ बनाई। केसीआर वहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर अब एंटी इनकम्बेंसी का भी एक चुनौती उनके सामने खड़ी है। कांग्रेस जो कि शुरुआत में यहाँ पर पीछे दिख रही थी, उसने लगातार कैंपेन करके कांग्रेस ने ठीक ठाक बढ़त हासिल कर ली है और एग्जिट पोल के अधिकांश आंकड़े कांग्रेस को ज्यादा भारी दिखा रहे हैं तेलंगाना में। बीजेपी वहां हाशिए की खिलाड़ी है तेलंगाना में, और फिर भी दिल पर पत्थर रख करके कुछ लोगों ने बीजेपी को ज्यादा ज्यादा सीटें, तकरीबन 10-12 सीटें, 13 सीटें दे दी हैं। अब इसका विश्लेषण करते हैं। अन्य के खाते में 5 से 10 सीटों के बीच जा रहा है, यानी कुल सीटें 119 हैं, जिसमें से अगर 60 सीटें जिसको मिलेंगी तेलंगाना में उसकी सरकार बनेगी। तो तेलंगाना में बसपा की एंट्री बहुत धमाकेदार हुई है और इस पर आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए कि 5 से 10 सीटें वो ले आए और सरकार बनाने के समय उनकी बड़ी भूमिका रहे, क्योंकि बसपा ने
आईपीएस जो आरएस प्रवीण कुमार हैं, उन्होंने इस्तीफा देकर करके बसपा ज्वाइन किया। मायावती जी की रैली भी होती है और उस रैली के जरिए यह भी बात होती है कि उनकी अच्छी पकड़, अच्छी रैली के पूरे समीकरण बनते दिखते हैं और जिसके आधार पर यह भी कहा जाता है कि बसपा किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकती है। अगर पूरे एग्जिट पोल पर गौर करें तो एबीपी सी वोटर कह रहा है कि 38 से 54 पर सिमट जाएगी बीआरएस और 49 से लेकर 65 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य 71 सीटें कांग्रेस को दे रहा है, 33 सीटें बीआरएस को। अगर इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक मैट्रिक्स, टीवी 9, रिपब्लिक पी मार्क, अगर इनके आंकड़ों पर गौर करें तो तकरीबन 40 से 55-60 के बीच में वो बीआरएस को पहुंचा रहे हैं। वहीं वो 48-50 से लेकर के लगभग 80 सीटों तक कांग्रेस को दे रहे हैं। यानी अगर औसत आप निकाल लेंगे तो 2 से 4 सीटों के आसपास बीजेपी सिमट रही है तेलंगाना में। 5 से 10 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं और बीआरएस और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन इसमें जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इन कांटे की टक्कर के बाद कांग्रेस सरकार बना सकती है। दूसरी तरफ अगर गौर करें हम छत्तीसगढ़ पर, अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये 3 प्रदेश बेहद अहम हैं। छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों पर गौर करें, छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं जिसके खाते में 46 सीटें जाएंगी, उसकी सरकार बनेगी। आज तक एक्सेस माई इंडिया कहता है कि, और एबीपी सी वोटर भी लगभग बराबर के आंकड़े पर हैं, इंडिया टीवी भी लगभग इसी के आंकड़े पर खड़ी है, रिपब्लिक मैट्रिक्स भी यही कर रही है कि लगभग 45 से 50 सीटें, इवन टाइम्स नाउ, रिपब्लिक तो 48-50 से लेकर के 56-57 सीटों तक वो कांग्रेस को दे रहे हैं। बीजेपी को लगभग सारे एग्जिट पोल ने 30 से 35-40 वहां तक पहुंचाया, 40-42। जैसे एबीपी सी वोटर 41 से 53 सीटें कांग्रेस को दे रहा है तो 36 से 48 सीटें बीजेपी को दे रहा है, तो यहां भी नेक टू नेक फाइट है। लेकिन अगर औसत आप छत्तीसगढ़ का निकालेंगे तो ये पाएंगे कि 55 से 58, 55-58 के बीच कांग्रेस को मिल रही हैं और लगभग 40-45 सीटों के आसपास बीजेपी को है। तो एग्जिट पोल की अगर माने तो छत्तीसगढ़ में क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस की सरकार बन सकती है। छत्तीसगढ़ पर मेरी टिप्पणी बार बार ये रहेगी और इस बात को कहना जरूरी है और इसको हम कहते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार जा करके वो कोशिश की, जैसे तेलंगाना पर भी ये आपको गौर करना चाहिए। मिजोरम में तो वो गए नहीं, तेलंगाना में गए तो हेमंत बिस्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ इनके स्टार कैंपेनर होते हैं और इन स्टार कैंपेनर ने, और इवन आप क्यों भूलेंगे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को, इन इन सारी चीजों के लिए उनका कोर एजेंडा है धर्म का। बहुत विवादित बयान अभी हाल ही में हेमंत बिस्व शर्मा ने दिया, बाबर और औरंगजेब के औलादों से जोड़ करके तेलंगाना में योगी आदित्यनाथ को ले जाकर के पोलराइज करने की बात की गई। तेलंगाना में कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि बीआरएस और संघ मिले हुए हैं। बीआरएस कहती है कि दोनों राष्ट्रीय दल मिलकर के क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इस बीच में कांग्रेस ने तेजी से गेन किया, लेकिन वो हिंदुत्व का कार्ड खूब खेला गया, सांप्रदायिकता का कार्ड खूब खेला गया तेलंगाना में। यह कार्ड छत्तीसगढ़ में भी खेला गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोलैप्स कर गया। ये इंटरेस्टिंग है। इस एग्जिट पोल के जरिए इस पर बात होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में एजेंडा सेट करने की लीड जो है कांग्रेस ने ली। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि केजी से पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त में हमारे यहाँ होगी, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम धान की फसल ठीक करेंगे, हम आदिवासियों को छूट देंगे, हम जाति जनगणना कराएंगे, हम वंचितों शोषणों को हक देंगे, हम इतनी नौकरी देंगे, हम इतने तरह के काम करेंगे। बीजेपी शुरू तो करती है सांप्रदायिकता से, लेकिन वो वापस लौट करके उसी एजेंडे पर आई और जिसमें कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है और खासकर उसमें नेतृत्व भूपेश बघेल का है। और इसलिए मेरा मानना है कि सबसे स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार फिर से बनती हुई दिख रही है और ये एग्जिट पोल के आंकड़े कह रहे हैं। विश्लेषण इस बात का होना चाहिए कि किसके एजेंडे पर कौन फिट बैठा
और किसका एजेंडा कैसे नहीं चल पाया। अब बात करेंगे दो राज्यों की, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की कर लें तो 230 सीटों की विधानसभा में मध्य प्रदेश में तकरीबन 116 सीटें, तकरीबन क्या एग्जैक्ट 116 सीटें जिसको आएंगी वो बहुमत का आंकड़ा पार करेगा। आज तक एक्सिस माई इंडिया कह रहा है कि 140 से 142 162 सीटें बीजेपी जीत सकती है और कांग्रेस 78 से 90 के बीच रह जाएगी, जबकि एबीपी सी वोटर कह रहा है कि 88 से 112 में सिमट जाएगी बीजेपी और कांग्रेस 113 से 137 सीटें जीत सकती है। यानी दो बड़ी एजेंसी अगर हम बात करें, सी वोटर और आज तक एक्सिस माई इंडिया, तो दोनों एक बीजेपी की मेजोरिटी सरकार बना रहे हैं और दूसरी कांग्रेस की मेजोरिटी से। तो एग्जिट पोल की सीमा है इसमें, इसीलिए बार बार सैंपल साइज पर सवाल उठाया जाता है, इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि भाई ऐसे मत करो नहीं तो इस पर विद्रोह हो जाएगा, आपका तो पूरा डेटा एंट्री, डेटा एनालिसिस ही बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इस पर बात होती रहेगी, ये आप कम से कम मध्य प्रदेश के इस आंकड़े से देख सकते हैं। टुडेज चाणक्य और न्यूज 24 कह रहा है कि 151 सीटें बीजेपी को आएंगे, 74 पर कांग्रेस सिमट जाएगी। रिपब्लिक मैट्रिज और जन की बात, टीवी 9, टाइम्स नाउ, इंडिया टीवी, इन सब की बात करें तो लगभग इनमें से नेक टू नेक फाइट दिखा रही है। मिसाल के तौर पर अगर आप टुडे चाणक्य के बाद आप बात करेंगे दैनिक भास्कर का, तो वो 120 सीटों तक कांग्रेस को दे रहे हैं और 115 तक बीजेपी को। ये नेक टू नेक फाइट है। रिपब्लिक पी मार्क कहता है 103 से 122 सीटें बीजेपी के पास आएंगी और 103 से 122 वो कांग्रेस को भी दे रहे हैं, रिपब्लिक पी मार्क। इंडिया टीवी सीएनएक्स 140 से 160 सीटों तक बीजेपी को दे रहा है और 70 से 89 सीटों तक कांग्रेस के खाते में जा रही है। अन्य के खाते में कहीं 2, कहीं 4, कहीं 6, कहीं 10 ऐसी सीटें आ रही हैं। मध्य प्रदेश में जो जो भारी पड़ना है, अभी कोई भारी नहीं पड़ रहा, अभी दोनों की फाइट नेक टू नेक है, कांटे की फाइट है। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है तो आपका विश्लेषण क्या कहता है, कौन होगा इसकी बड़ी वजह? मेरा विश्लेषण ये कहता है कि मध्य प्रदेश में अगर सरकार नहीं बनती है तो इसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस के लिए कमलनाथ, अखिलेश यादव का वो बयान याद है, उनके नाम के शुरुआत में ही कमल लगा है, बहुत लोगों को नाराज किया। इंडिया अलायंस की साझा रैली नहीं हुई जो भोपाल में होनी थी अक्टूबर में, कोई ऐसा साझा कार्यक्रम नहीं बना, टिकट वितरण नहीं हुआ। छोड़िए अखिलेश यादव, अखिलेश वखिलेश कौन है छोड़ दीजिए। कई पॉलिटिकल पार्टियां जो मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाकों में मजबूत हैं, उन तक से अलायंस नहीं किया इन्होंने। जयस और आदिवासी बेल्ट की बाप पार्टी जो लगातार ये कोशिश करती रही कि भाई आदिवासियों का वोट लेना है तो जरा हमें साथ ले लो, बीजेपी से नाराज है आदिवासी, और कमलनाथ को लगता रहा कि अकेले एकदम पार कर रहे हैं नैया। एग्जिट पोल कह रहा है कि मामला फंस गया है। दूसरी तरफ राजस्थान की बात कर लें, राजस्थान में कुल 199 सीटें हैं जिसमें से 100 सीटें जिसके खाते में जाएंगी वो सरकार बनाएगा। आज तक एक्सिस माई इंडिया का सर्वे कहता है कि 86 से 106 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी, बीजेपी 80 से 100 के बीच में रह जाएगी, अन्य 9 से 18। एबीपी सी वोटर कह रहा है 71 से 91 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी और 94 से 114 सीटें लेकर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। ये भी कह रहे हैं 9 से 19 अन्य के खाते में जाएगी। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य कह रहा है कि 101 पर कांग्रेस और 89 पर भाजपा, 9 सीटें अन्य के खाते में। टाइम्स नाउ और इंडिया टीवी ये कह रहे हैं कि लगभग, जैसे टाइम्स नाउ तो बहुत कम दे रहा है, मतलब 56 से 72 पे कांग्रेस को रोक रहा है राजस्थान में, लगभग 108 से 128 सीटें बीजेपी को जा रही हैं। रिपब्लिक मैट्रिक्स का भी यही कहना है और इन सब में कांग्रेस और बीजेपी के बीच फाइट दिख रही है। अगर आप इंडिया टीवी सीएनएक्स की बात करेंगे तो 14 से 18 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं, जन की बात 14 से 15 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं, बाकी में 100 से 5-10 सीटें कम कांग्रेस या ज्यादा कांग्रेस, बीजेपी भी 100 से 5-10 सीटें कम या ज्यादा, लगभग औसत यहीं पर बन रहा है। राजस्थान में जो अन्य के खाते में 10, 15, 20 सीटें जा रही हैं, यही खेल होगा मेरा मानना है। इस पूरे खेल में राजस्थान में आजाद समाज पार्टी और आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और आदिवासियों के बीच जो पार्टी आई बाप पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी,
इन सब की अपने अपने इलाके में जबरदस्त पकड़ है, जबरदस्त भीड़ इनकी रैलियों में। जैसे तेलंगाना में आरएस प्रवीण कुमार की रैलियों में शानदार भीड़, कांग्रेस और बीआरएस से कम भीड़ बसपा की रैली में नहीं रही, इसलिए वहां भी वो किंग मेकर बन सकते हैं। और राजस्थान में खासकर जो आदिवासी बेल्ट है, जो दलित बेल्ट है और जो ओबीसी बेल्ट है, इनमें ठीक ठाक पहुंच वहां की लोकल लीडरशिप, लोकल इश्यूज को उठाने के चलते आजाद समाज पार्टी और इन सब की बन रही है। मेरा विश्लेषण ये कहता है कि अगर दोनों की फाइट 100 के आसपास होती है या 100 से कम होती है और सब कुछ ठीक रहा, तो ये जो 10 से 15 से 20 सीटें ये सारे तीनों चारों दल मिलकर के अन्य में ले आ रहे हैं, ये बीजेपी की तरफ जाने से बचेंगे। इनकी पूरी राजनीति, जैसे चंद्रशेखर आजाद की राजनीति या आदिवासियों की जो बाप पार्टी बनी है, कांतिलाल रोध की राजनीति, एंटी बीजेपी राजनीति, या एंटी बीजेपी न कहें तो उनकी विचारधारा वो है जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी होती है। हनुमान बेनीवाल बिल्कुल ठीक बात है कि एनडीए के साथ रहे इसलिए उनपे भरोसा कम होता है, लेकिन फिर भी आजाद समाज पार्टी के साथ अलायंस के बाद, किसान आंदोलन के बाद जो हनुमान बेनीवाल बदले हैं, उसे आजाद समाज पार्टी के साथ जाने से ये समझा जा सकता है कि वो सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो वो कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि अगर नेक टू नेक फाइट रही तो राजस्थान में भी सरकार कांग्रेस की बन सकती है, तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की बन सकती है, मिजोरम में सरकार कांग्रेस की बन सकती है, छत्तीसगढ़ में मेजॉरिटी कांग्रेस को मिल रहा है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। फिर से मैं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश को लेकर के अलग से सोचने की जरूरत है। कांग्रेस के टॉप लीडरशिप को इस बात को समझने की जरूरत है कि कैसे आपके पुराने लोग आपके एजेंडे को डेंट करते हैं, आपके साझेपन को डेंट करते हैं और अपना नुकसान कराते हैं। ये पूरा विश्लेषण इस पूरे 5 राज्यों के एग्जिट पोल का है। आखिर में एक बेहद दिलचस्प 1-2 बातें कह के जा रहा हूं 4 पीएम के दर्शकों, इसको सोचिएगा, समझिएगा और याद रखिएगा। जब नेक टू नेक फाइट दिखाने लगे ये टीवी चैनल या इस तरह के लोग, ये कहें कि कांग्रेस और बीजेपी में एकदम कांटे की टक्कर है, जो हर जगह वो दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी दिखा रहे हैं और राजस्थान में भी दिखा रहे हैं। इसका मतलब मेरा है ये कि मामला बीजेपी की तरफ कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि अगर बीजेपी जीत रही होती तो कहां 150-200 सीटें बीजेपी को दिखाते और उसकी आधी उसके विपक्षी दल को दिखाते। ये नेक टू नेक फाइट ये दिखाता है कि बीजेपी की 5 राज्यों में हालत खस्ता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब बनी बनाई सरकार गिरा सकते हैं वो, पूरी पार्टी तोड़ सकते हैं वो, तो सरकार बनाना एक अलग सवाल है। बीजेपी और अमित शाह उसमें माहिर हैं, सिद्धहस्त हैं। उसका विश्लेषण फिर करेंगे, वो बात की बात है जो 3 दिसंबर को खुल के सामने आएगा देर रात तक। 3 दिसंबर के बाद इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन फिलहाल ये मानना मुझे मेरा मेरा विश्लेषण ये कहता है कि बीजेपी की हालत पतली है, इसलिए मीडिया चैनल वाले लोग नेक टू नेक फाइट दिखा रहे हैं। अगर बीजेपी मजबूत होती तो एक तरफा लहर चल रही होती, टीवी चैनलों पर लहर चल रही होती। एक तो ये बात, क्योंकि मुद्दे कौन से थे, ये 5 राज्यों के चुनाव ये तय कर चुके हैं कि बीजेपी राम मंदिर पर चुनाव लड़ने जा रही है, बीजेपी 370 पे चुनाव लड़ेगी, बीजेपी ट्रिपल तलाक पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी धर्म पर चुनाव लड़ेगी। और ये अच्छी बात है कि विपक्ष की तरफ से कांग्रेस ने कई जगहों पर जनता के मुद्दों को उठाने की कोशिश की है, खासकर छत्तीसगढ़ जैसी जगह पर। ये प्रभाव करेगा। जैसे मध्य प्रदेश के एक मेरे परिचित से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि लाडली योजना का फायदा जब गिनाने लगे तो एक किसान बोला कि मेरी लाडली को कुछ हजार रुपए अगर मिल जाएंगे तो इसके एवज में मेरे सिलेंडर में, मेरे पेट्रोल में, मेरे खर्चे में, मेरे दवाई में, मेरे खेती में इससे कई गुना ज्यादा पैसा खर्च भी हो रहा है, क्योंकि ये सब बहुत महंगा हो गया। तो इसलिए जो दिखाया जा रहा है कि लाडली योजना जैसी तमाम योजनाओं का बड़ा असर हुआ है चुनाव में, ऐसा कुछ होता होता नहीं। आदिवासी बेल्ट में आदिवासी खासे नाराज हैं बीजेपी से, दलित खासे नाराज हैं, तमाम लोग इस सब चीज से बहुत नाराज हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसी कोई चीज चलेगी नहीं। और आखिर में जब टीवी चैनल पर जेपी नड्डा नजर आने लगे, नरेंद्र मोदी का चेहरा पीछे आ जाने लगे, सीधे सीधे जेपी नड्डा और इधर राहुल गांधी की फोटो आ जाए, तब मानिए कि बीजेपी की हालत खराब है। एक और आपको सैंपल देके जा रहा हूं। जब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत लिबरल बोलने वाले जेवीएल नरसिम्हा राव नजर आए,
और शाहनवाज हुसैन, तो मान के चलिए कि मामला थोड़ा बिगड़ रहा है उधर। एग्जिट पोल ही हैं, इन पर सवाल उठते रहे, इसलिए अंतिम परिणाम तो 3 दिसंबर को आएगा। फिर इस पर बात करेंगे कि ये किस करवट बैठेगा। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव ने बहुत कुछ दिशा तय कर दी है कि जिस समय देश चंद्रयान 3 की कामयाबी पर मिठाई बांटे, उस समय इस देश में एजेंडा धर्म भी बन सकता है, मंदिर भी बन सकता है। ट्रिपल तलाक और धारा 370 पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये देखना दिलचस्प है। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक देखते रहिए 4 पीएम। बहुत बहुत धन्यवाद।